अब चलते हैं थोड़ी एनर्जी के साथ थोड़े युवा एक्सपर्ट्स के पास और समझने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या नजरिया है। हम एक अगले एक्सपर्ट जोड़ रहे हैं हमारे साथ में आ रहे हैं प्रदीप हल्दर जी। प्रदीप हल्दर जी फाउंडर और सीईओ हैं पीएचडी कैपिटल के, और एक युवा एनालिस्ट हैं और यूथफुल एनर्जी के साथ में आ रहे हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है हमारे शो पे आज फिर आपका। थैंक यू सो मच एलेक्स जी, मुझे फिर से बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो प्रदीप जी, सबसे पहले तो निफ्टी पे आपका व्यू, ये रेंज के अंदर में है, रेंज के अंदर में आप कुछ काम कर पा रहे हैं या केवल इसको अवॉइड कर रहे हैं? सर, हमने एक बात देखा है निफ्टी का, अगर मैं बात बोलूंगा तो यहाँ पे मुझे बहुत पॉइंट ऐड करना होगा, बिकॉज अभी निफ्टी जो है कंसोलिडेशन में है। तो कंसोलिडेशन जोन में हमने क्या देखा है लास्ट टाइम, 15,400 के जो जोन था 15,410, वहां से ऑलमोस्ट निफ्टी ने 2 से 3 बार सपोर्ट लेके उसके बाद बाउंस बैक किया, एंड 16,000 का जो लेवल है 16,000 में बार बार निफ्टी जाके वहां पे रुक रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एंड एक बात जो है सर, अभी डॉलर इंडेक्स, यूएस में डॉलर इंडेक्स चल रहा है 92 का मीनिंग यही होता है जब तक 92 डॉलर इंडेक्स होता है तो निफ्टी वहां से करेक्शन लेता है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, एक तो मेरा नेगेटिव पॉइंट हो गया कि डॉलर इंडेक्स हो गया 92, 90 से ज्यादा हो गया। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज क्या है, पॉजिटिव न्यूज है इंडिया वीक्स अभी 12.50 12 ऐसा कुछ चल रहा है। तो अभी जो है इंडिया वीक्स 2021 के एंड 2020 के ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे आज के दिन में ट्रेड कर रहा है। तो इंडिया विक्स मुझे यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का जो अभी फेयर लेवल है, जो डर है मार्केट के अंदर, वो बहुत ही कम है। लेकिन और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यूनाइटेड स्टेट का जो विक्स है, हम लोग हमेशा जो डेवलप कंट्री है डेवलप कंट्री को फॉलो करते हैं। तो यूएस का जो विक्स है 16 चल रहा है और हमारा विक्स चल रहा है 12। मतलब हम उनको कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 दिन में फॉलो करने ही वाले, नंबर 1। नंबर 2 सर, कल 1+ एक मीटिंग है 23 कंट्रीज के, जो चाइना, रशिया, जॉन बिडेन भी रहेगा वहां पे। क्रूड ऑयल एंड जो डॉलर है, इसको लेके एक बहुत बड़ा एक अहम मीटिंग होने वाला है। उसमें बहुत कुछ बड़े बड़े डिसीजन आ सकता है। तो उसका एक इफेक्ट मार्केट पे आ सकता है, उसका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एंड वन मोर पॉइंट सर, जो अभी मार्केट का जियो पॉलिटिकल रिस्क है, तो हमने देखा कि लास्ट 2 हफ्ते में जॉन बिडेन ने ऑलरेडी 2 बड़े बड़े मीटिंग किया है, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे नहीं दिखाया। उसके बाद कोरिया से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। कोरिया में एक इस बीच एक प्रॉब्लम आ गया था, एक खराब न्यूज आया था, उसका भी इफेक्ट हमारे मार्केट पे नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ सर, अभी मैं अगर निफ्टी का फ्रेश मैं टेक्निकल पे बात करूंगा, ये आपको बता दिया ओवरऑल फंडामेंटल। टेक्निकल पे अगर मैं बात करूंगा, अभी 16,000 में सर 52,82,000 कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं, ओपन इंटरेस्ट में है। तो बाजार यही बोलता है कि अभी मैं 16,000 के ऊपर जाऊंगा नहीं, एंड नीचे में 15,400, तो 15,400 हो गया डाउन साइड जोन, एंड ऊपर में 16,000 जोन। ये जो 300-400 पॉइंट के अंदर बाजार घूमेगा, कंसोलिडेट करेगा। और एक बात मुझे अभी लग रहा है कि जैसे कि एक ट्रेंड चल रहा था 2020 का अक्टूबर नवंबर से, ट्रेंड चल रहा था, बाजार एक तरफा एक बुल रन में था। लेकिन तभी क्या हो रहा था, तभी ईटीएफ में पैसा लगाओ, म्यूचुअल में पैसा लगाओ, कोई भी फंड में पैसा लगाओ, पैसा आपका बढ़ेगा ही। लेकिन अभी मुझे लगता है कि महीना एक से 2 महीना मार्केट थोड़ा आसपास ही रहेगा, ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, ऐसे कंसोलिडेट करने वाला है मार्केट। एंड हमें स्टॉक ए स्पेसिफिक जाना है। अगर हमें निफ्टी पे कुछ करना है तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी, ऑप्शन नॉट बाइंग, ऑप्शन राइटिंग करके, उसका हेजिंग करके, प्रॉपर रिस्क मैनेज करके हमें मार्केट पे काम करना है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन प्रदीप जी, आप जो कह रहे हैं ये 2 से 3 महीना कुछ लंबा पीरियड नहीं हो जाएगा करेक्शन के लिए या रिट्रेसमेंट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? तो बहुत एक्चुअली मार्केट का जो नेक्स्ट मूव आएगा वो आफ्टर 16,000 के क्रॉस करने के बाद ही आएगा। अगर 1 से 1.5 हफ्ते में बाजार 16,000 सक्सेसफुल क्रॉस करके क्लोजिंग देता है तो मैं तो डेफिनेटली बाइंग करूंगा एंड फिर से एग्रेसिव हो जाऊंगा। लेकिन ये जो जोन अभी फिलहाल मैं दिख रहा हूं, मैं जो होगा मैं उसको बिलीव नहीं करता। जो अभी मुझे स्क्रीन पे प्राइस दिख रहा है, बोलता है सर कि भाव भगवान है, तो मैं भाव पे बात करूंगा। अभी जब तक 16,000 नहीं क्रॉस करेगा तो मैं अभी करंट सिचुएशन में एग्रेसिव होके बाई नहीं करूंगा। और एक बात, यही महीने में हमने देखा कि जब महीना स्टार्ट हुआ था कि डायरेक्ट निफ्टी 15,000 से एकदम 15,900 आ गया। एक महीना का ये जो एक दौर था ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। और हमने यही बात बोला कि इंडिया विक्स अभी 12 चल रहा है, मतलब मार्केट पे फेयर है ही नहीं।
कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन मार्केट अभी नहीं दिखा रहा है, तो हो सकता है कि 16,000 के ऊपर जाए, उसके बाद मार्केट पे एक नया फिर से 200-400 पॉइंट मार्केट चल जाए। तो हमें बाय करना है 16,000 की क्रॉस करने के बाद ही, उससे पहले नहीं। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है और इसको उससे भी क्रॉस चेक करिए या उससे भी मिलाइए। तो अभी विशाल वाग जी जो हमें बता रहे थे कि अनचार्टेड टेरिटरी में जब कुछ होता है, और यहाँ पे अगर हम निफ्टी की बात करें तो वो भी अनचार्टेड टेरिटरीज में ही है, और वही लेवल्स, वो जो थंब रूल जो उन्होंने बताया था, जो मैंने कहा था कि आप लिख करके अपनी दीवार पे टांग दीजिए कि 2 हफ्ते का जो लो होता है वो उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, वही लेवल्स यहाँ पे अभी प्रदीप जी भी बताते हुए कि 15,400 15,450 के आसपास के लेवल्स को वॉच करना है लोअर साइड पे। अगर उसको ब्रेक नहीं करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो चिंता की कोई बात नहीं, और ज्यादा ऑप्टिमिज्म है शायद, जहां तक मैं समझता हूँ कि प्रदीप जी ओवरऑल व्यू तो लंबा ग्रीन पे ही है, अप ट्रेंड पे ही है। क्यों ठीक कह रहा हूँ प्रदीप जी? एकदम डेफिनेटली मार्केट का ट्रेंड सर पूरा ठीक है, लेकिन वो जो एक सिचुएशन था, मतलब एग्रेसिव बाय करना है, बस उसको थोड़ा अवॉइड करना है। हमें अगर काम करना है तो स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है, बिकॉज इंडेक्स के व्यू से मुझे लगता है निफ्टी के व्यू से बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है। लेकिन आप अभी जो अभी वर्ड यूज कर रहे हो सर कि हाँ निफ्टी लाइफ टाइम हाई है, यस डेफिनेटली निफ्टी सर लाइफ टाइम हाई में, उसके कंपैरिजन में अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी उसका ब्रदर है, बड़ा भाई है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी लाइफ टाइम हाई में गया नहीं। तो बैंक निफ्टी जाने वाला है, बैंकिंग स्टॉक पे मुझे लगता है कि अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है निफ्टी के कंपैरिजन। ठीक है, और इस पे सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे, और ये इसको मैं अगर ये कहूँ कि ग्लास हाफ फुल वाली सिचुएशन है कि आप उसको कैसे देखना चाहते हैं, उस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब बाकी इंडिकेटर्स या बाकी एनालिसिस क्या हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन एक वो वाली चीज है कि मैं ये कह रहा था कि एक दायरे के अंदर में दोनों काम कर रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। फर्क सिर्फ इतना है कि निफ्टी ऊपर वाले लेवल पे बार बार धक्का मारता है और अपने रिकॉर्ड्स को, अपनी छत को ऊपर कर देता है, खिसका देता है। अब बैंक निफ्टी बहुत हद तक बार बार नीचे की तरफ काम कर रहा है, और उसमें ऐसा लग रहा है, अगर उसको सेंटिमेंटल टाइप, इमोशनल टाइप बात करी जाए, तो ये लग रहा है कि निफ्टी कोशिश कर रहा है कि वो नए रिकॉर्ड्स बनाए, और बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है कि वो थोड़ा सा आराम करे और नीचे रहे। लेकिन इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि निफ्टी उतना नहीं अगर बनाया है रिकॉर्ड और नीचे लेवल पे है, तो वहां से उसके लिए उतना ही स्कोप है फिर रिकॉर्ड बनाने के लिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड वही चल रहा है दोनों का, दो दायरे दोनों के, और दोनों के ट्रेंड सिमिलर हैं, सिर्फ लेवल्स का डिफरेंस है। और उसमें जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि शायद बैंक निफ्टी में ज्यादा स्कोप है रिकॉर्ड्स बनाने का, तो इसलिए अगर नई एंट्री या नया पोजीशन लेना हो तो बैंक निफ्टी। ठीक कह रहा हूँ सर प्रदीप जी? डेफिनेटली सर, बिकॉज सर लास्ट 20 साल का सर आप डेटा देख लो, बस निफ्टी बैंक निफ्टी सिमिलर सेम चलता है। हाँ। बस कभी 2-4 महीना ऊपर नीचे हो जाता है। हमने कोविड के टाइम में भी देखा था, जब बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 17,000 16,000 का लेवल पे आया था, निफ्टी पे ऑलमोस्ट 7,800 का लेवल था, पहले भागा था बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा गिरा था। तो दैट्स केस सिमिलरली मैं यही भी कह सकता हूँ कि निफ्टी तो चलो रिकॉर्ड ऑलरेडी लगा रहा है, डेली न्यू हाई पे जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी वो किया नहीं है, बैंक निफ्टी को भी करना है। तो बैंक निफ्टी कमिंग 2 से 4 मंथ पे ऐसा होने वाला है, तो इसीलिए बैंक निफ्टी पे ज्यादा ही फोकस है। हाँ, फोकस अब बैंक निफ्टी पे किया जा सकता है, क्योंकि वहां अभी रिकॉर्ड बनने बाकी हैं, और बीच बीच में थोड़ा बहुत होता है जब बैंक निफ्टी और निफ्टी अपने आपस में एडजस्टमेंट्स करते हो, समझ लीजिए, या इस तरीके की चीजें, तो थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहा हो, लेकिन वापस घूम फिर करके फिर वापस एक ही ट्रैक पे पैरेलल आ जाते हैं, अगल बगल। आज उन्हीं दिनों में से एक जैसा दिन है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर परसेंटेज की बढ़त, आधा परसेंट बढ़ करके निफ्टी काम कर रहा है, और ऑलमोस्ट आधा परसेंट के आसपास ही बढ़ करके बैंक निफ्टी काम कर रहा है। दोनों ग्रीन में हैं, दोनों अपने हाईज की तरफ हैं, डे हाई की तरफ काम कर रहे हैं। इस बाजार में प्रदीप जी अभी मौका क्या है? आज मैं अगर कुछ करना चाहूँ, अगर मैं कुछ काम करना चाहूँ, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? सर इस बाजार में मैं हमेशा से सर एक ही बात बोलता हूँ कि हमें पोजिशनल ट्रेडिंग करना है। एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर एक स्टॉक जो मुझे अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं पहले आपको स्टॉक का नाम बता देता हूँ। स्टॉक का नाम है गुजरात सिद्धि सीमेंट। तो स्टॉक का अभी भाव चल रहा है सर 47। तो अभी क्या है, गुजरात GUJARAT, हाँ गुजरात सिटी सीमेंट। तो अभी क्या है सर, बहुत सारे सीमेंट स्टॉक हमने देखा ऑलरेडी भाग गया है, लेकिन यही जो ऐसा एक स्टॉक है अभी फिलहाल चला नहीं है। गुजरात गैस बढ़ गया, उसके बाद बहुत सारे गुजरात कंपनीज बढ़ गया, लेकिन गुजरात के अंदर एक ही स्टॉक है जो गुजरात सीमेंट, ये अभी चला नहीं है। सेकेंड थिंग क्या है, कंपनी ने क्या किया, मैं सर हमेशा 2 चीज फोकस करता हूँ, मैं कभी भी टेक्निकल को फोकस नहीं करता, कभी भी फंडामेंटल को मैं टारगेट नहीं करता, मैं टेक्नो फंडा रिसर्च हमेशा करके लेके आता हूँ। और अभी जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको,
आपको जानने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कंपनी ने क्या किया सर। कंपनी का जो डेट था, जो लोन था, कंपनी ने लास्ट 1 से 1.5 महीने में ऑलमोस्ट कम कर दिया है, नहीं के बराबर। एंड उसके बाद कंपनी ने क्या किया, कंपनी का जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू पे 0.99 टाइम्स कंपनी ट्रेड कर रहा है। एंड लास्ट 5 साल से कंपनी CAGR कंपाउंड एनुअल जो ग्रोथ है 29.41% का दे रहा है। सेकेंड थिंग, कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है 0.07, मतलब हम फंडामेंटल में बहुत ही अच्छा इसको मानते हैं, मतलब डेट है ही नहीं। सेकेंड थिंग क्या है, जो इंडस्ट्री पी है, पी मतलब प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, जो इंडस्ट्री का पी है वो सर ऑलमोस्ट 20 है, 9.8, ऑलमोस्ट हम 20 बोल सकते हैं। लेकिन जो सेक्टर, जो कंपनी है, जो गुजरात सीमेंट, इसका जो पी है ये है 15, मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री से कम ही चल रहा है, मतलब वैल्यूएशन में कम ही है अभी भी। और इसका जो मार्केट कैप है 400 करोड़ का है, स्मॉल कैप कंपनी है। एंड मेरा ख्याल से सर अभी ये तो बता दिया सर मैंने आपको फंडामेंटल। टेक्निकल पे क्या है, अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे, वीकली चार्ट में अगर आप ओवरऑल देखेंगे, एक काप एंड हैंडल पैटर्न बनाया कंपनी। वीकली चार्ट में एक काप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, काप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है। पूरा वीकली चार्ट अगर आप निकालेंगे, काप एंड हैंडल का पैटर्न पे ब्रेकआउट हो रहा है। एंड इसका अभी चल रहा है 47.50 प्राइस चल रहा है। मेरा मानना है ये स्टॉप लॉस रहेगा सिर्फ 40, एंड टारगेट रहेगा, तो पहला टारगेट 57, एंड सेकंड टारगेट रहेगा 69, एंड थर्ड टारगेट स्टॉक का रहेगा 84। मतलब स्टॉक का इतना पोटेंशियल है कि स्टॉक यहाँ से ऑलमोस्ट डबल भी हो सकता है, बिकॉज फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकल मैंने मैच कर दिया, टेक्निकल काप एंड हैंडल पैटर्न, एक जो हमेशा मतलब एक बहुत नीचे आ रहा था, उसका जो एक पूरा एक पैटर्न है, वो पैटर्न हायर हाई कंटिन्यूअसली बना रहा है। एंड अभी क्या है, बहुत सालों के बाद, बहुत दिनों के बाद ऑलमोस्ट 45 का जो जोन है, 45 के जोन के ऊपर स्टॉक सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है। एंड नीला खुला आकाश में स्टॉक जाने के लिए अभी रेडी है। तो मेरा मानना है ये सर स्टॉक अभी चल सकता है। ठीक है। GSCL सीमेंट, गुजरात सिद्धि सीमेंट लिमिटेड, इसमें कह रहे हैं प्रदीप जी कि अनचार्टेड टेरिटरीज में जा सकता है, जिसको नीला खुला आसमान कह रहे हैं वो, कि ये आसमान तक जा सकता है, स्काई इज द लिमिट जैसी चीज है। लेवल्स दे रहे हैं 40 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में। एंट्री सारी यहीं पे करनी है प्रदीप जी, या थोड़ा रुक रुक के करनी है? नहीं, यही पे हो सकता है। अगर कभी भी अगर 1-1.5 टका नीचे आ जाए, वहां पे भी मेरा टारगेट जब 69-80 है, तो यहाँ पे 1-2 टका का कोई मतलब नहीं बनता। यू कैन बाय एनी लेवल, दिस लेवल, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 40 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ बाय कर लीजिए, और अगर और डिप आता है तो और ऐड कर लीजिए। 57 रुपए, 57, 69, 69 रुपए और 84, 84 रुपए तक के टारगेट्स के लिए GSCL सीमेंट को लिया जा सकता है। इसमें टाइमलाइन क्या देख रहे हैं सर, नजरिया क्या होगा प्रदीप जी? टाइमलाइन मैं 5 से 6 महीना मैक्स टू मैक्स इसको होल्ड। मैं जब भी कोई स्टॉक बताता हूँ, तो जब मैं ट्रेडिंग के पर्पस में बताऊंगा सर, मैं बता दूंगा कि मैं 1-2 हफ्ते के लिए बता रहा हूँ। जब भी मेरा व्यू रहेगा हमेशा 3 से 4, 5 मैक्स टू मैक्स 6 महीना रहता है। ठीक है। और अभी जिस तरीके का बाजार है, मुझे लगता है कि इसमें ज्यादातर इसी तरीके के ऑप्शन या इसी तरीके के मौके निकल रहे होंगे जो थोड़ा सा लंबी अवधि के हों, क्योंकि बीच में बाजार शायद थोड़ी बहुत उथल पुथल दिखा सकता है, उठापटक हो सकती है, तो इसलिए पोजिशनल बाय ज्यादा सेफ बाय है। और एक टेक्नो फंडा के हिसाब से निकाल करके लाए हैं प्रदीप जी हमारे लिए, कि कह रहे हैं टेक्निकल्स भी, इसके चार्ट्स भी, जो वो हैंडल जो दिखा रहा है, पैटर्न बन रहा है चार्ट पे जो आपके सामने है, वो भी उसको ब्रेक करता हुआ और उसके ऊपर निकलता दिख रहा है, तो इसलिए इसके अंदर में कन्विक्शन है। और फंडामेंटल्स के हिसाब से भी, उसके बिजनेस और उसके स्ट्रेटेजी के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से भी इसमें कन्विक्शन है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। बिकॉज सर हमें क्या है ना, इस बाजार में हमको सर ऐसे ही करके ट्रेड करना है। अगर हम डेली बेसिस पे काम करेंगे, या फिर अगर हमारे पास फंड ज्यादा है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो रिटेलर इन्वेस्टर जो अभी मार्केट पे नया नया आता है, उनको पता नहीं होता कि काम कैसे करना है। और मेरा सर ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बनता है कि मैं आपका शो में अभी आया हूँ, आपका इतना बढ़िया व्यूअर्स है, कि उनको एक अच्छा शेयर बता पाऊं। बिकॉज सर मेरा मानना ये कि सर मतलब पैसे संभालना तो बहुत इजी बात है, लेकिन कैरेक्टर संभालना सर बहुत ही बड़ा बात होता है। तो मैं, जो मुझे फॉलो कर रहा है, तो मैं ऐसे ही स्टॉक कुछ बताऊंगा जहां पे उनका वैल्यू एडिशन हो के लाइफ में, उनको लगे कि ना, मैं फाउंडर इंडिया चैनल देख के मैंने ऐसा कुछ किया जो मेरा पैसा बना।
और उस पे प्रदीप हल्दर जी को देख करके ऐसा कुछ किया तो वो ज़्यादा अच्छा होगा और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि प्रदीप जी जिस उम्र पे हैं अभी, और वो अगर अपनी रेपुटेशन का इतना ध्यान रख रहे हैं और उसके चलते अगर कुछ बता रहे हैं तो वो भी काबिल तारीफ है एक बात की। प्रदीप जी अपनी इस उम्र में भी अभी से रेपुटेशन बना रहे हैं, और ये सबसे अच्छा है कि यहाँ से अगर आप रेपुटेशन बनाते हैं तो आगे चल के एक बड़ा नाम आपका और अच्छा बनता है। और बहुत अभी लंबी उम्र है अभी आगे प्रदीप जी के लिए, लंबा करियर है, तो ठीक है। सो मच सर, बस आप ही का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच सर। जी जी। अच्छा, जीएससीएल के अलावा प्रदीप जी कुछ और अभी बता रहे हैं, या मुझे कुछ एक सवाल लेने हैं दर्शकों के, बहुत सारे सवाल आ गए हैं आपके नाम से। और एक स्टॉक जो मेरा अभी लिस्ट पे है, स्टॉक का कंपनी जो है बीसीएल इंडस्ट्री लिमिटेड। अभी बीसीएल इंडस्ट्री लिमिटेड और जो स्टॉक मेरा एक वॉच लिस्ट पे मैं अभी देख रहा हूँ, इसमें क्या है, स्टॉक का आप डेली कैंडल पहले ओपन कीजिए। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, स्टॉक बस नया चार्ट है तो ज्यादा डिटेल्स है नहीं है, लेकिन इस पे क्या करना है हमें ना, पोजिशनल ट्रेडिंग करना है। और जैसे कि मैं अभी गुजरात सीमेंट के साथ बोल रहा था कि मुझे एटलीस्ट 6 मंथ वेट करना है, स्टॉक में क्या करना है, ये जो बीसीएल इंडस्ट्री, इसको हमें 6 मंथ वेट नहीं करना। हो सकता है इसका टारगेट कमिंग 15 दिन, 20 दिन, एक महीने में ही आ जाए। तो पहले मैं फंडामेंटल बता देता हूँ। फंडामेंटल क्या हुआ सर, कंपनी ने जो क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट किया बहुत ही बढ़िया है, नंबर 1। नंबर 2, कंपनी ने लास्ट 5 सालों में इस इंडस्ट्री में, मैंने एक ही शेयर देखा जो लिस्टेड है बीसीएल इंडस्ट्री, लास्ट 5 सालों में 50% का सीएजीआर सर मेंटेन कर रहा है। वन मोर टाइम काउंट सर, 50% का सीएजीआर, 50% नियर अबाउट सीएजीआर कंपनी मेंटेन कर रहा है। एंड अगेन सर, कंपनी का जो सेल्स है, कंपनी का सेल्स है 22% 5 सालों का। मैं ओवरऑल 5 सालों का क्यों बताता हूँ, बिकॉज क्या है ना, जब हम कोई भी कंपनी को जूते बनाते हो या फिर लबन बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, अगर हम 5 साल का सेल्स देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कंपनी का जो काम है बेसिकली कंपनी प्रॉफिट में या फिर लॉस में। तो कंपनी का जो सेल्स है लास्ट 5 सालों में 22% है। एंड सेक्टर का जो पीबी है, पीबी मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू है, वो 8.43 है इंडस्ट्री का। लेकिन ये जो कंपनी है इसका पीबी चल रहा है 2.90 का। एंड लास्ट 5 सालों में अगर मैं इंडस्ट्री के साथ इसका स्टॉक का कंपैरिजन करूंगा, इंडस्ट्री ने ग्रोथ दिखाया सर 14% एंड कंपनी ने ग्रोथ दिखाया 45%। तो यही बात है जो अभी, अगर मैं चार्ट का भी बात बोलूंगा सर, चार्ट में क्या है सर, कंटिन्यूअसली हायर हाई कंपनी दिखा रहा है। और एक बात जो मैंने रिसेंटली फॉलो किया सर, कंपनी ने कभी भी 3 घंटे का जो चार्ट है, जब से लिस्टिंग हुआ है, 3 घंटे का चार्ट, 3 घंटे का कैंडल कभी भी ब्रेक नहीं किया। तो एक एवरेज लाइन है जो मैं सुपर ट्रेंड बताता हूँ, सुपर ट्रेंड के अंदर कंपनी ने 3 घंटे का चार्ट कभी भी ब्रेक नहीं किया। स्टॉक बढ़ता है, कंसोलिडेट करता है, फिर से बढ़ता है। तो स्टॉक क्या कर रहा है सर, एक ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मेरा मानना ये सर, हमें करंट लेवल पे अभी चल रहा है 273 274 ऐसा चल रहा है। तो मेरा मानना ये सर, बाय नियर 240 टू 250, अगर हमें यहाँ से 20 रुपया या फिर 15 रुपया 25 रुपीज नीचे मिले, परफेक्ट जोन होगा एक बाइंग करने के लिए। मतलब बाइंग जोन है मेरा 240 टू 250 एंड मेरा सर जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 210 एंड मेरा पहला जो टारगेट रहेगा 290 एंड उसके पास 350 से ज्यादा। एंड वन मोर थिंग सर, स्टॉक ये भी स्टॉक क्या है कि नीला खुला आकाश में जा रहा है एंड स्काई का कोई लिमिट नहीं है। हमें बस ट्रेंड को फॉलो करना है, बिकॉज ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। इसको अगर फॉलो करके हम काम करेंगे, इसमें भी जबरदस्त पैसा बन सकता है। ठीक है, नई लिस्टिंग है, रिसेंट लिस्टिंग है बीसीएल इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में है, फूड में है, बहुत सारी चीज़ों में है, चॉकलेट कैंडी उस तरीके की चीज़ें बनाता है। और अनचार्टेड टेरिटरी है क्योंकि स्टॉक लिस्टिंग ही नया है, और उस पर भी फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग और टेक्निकल्स भी स्ट्रॉन्ग। जिस तरीके का चार्ट दिख रहा है वो आपकी स्क्रीन पे है, और जो अभी 3 घंटे के कैंडल्स के हिसाब से भी जो कह रहे हैं वो हर बार उसको ऊपर की तरफ ही ब्रेक कर रहा है और ऊपर ही चल रहा है। तो ट्रेंड इज फ्रेंड, और इसके चलते बीसीएल इंडस्ट्रीज में अच्छा मौका है एंट्री करने का। स्टॉप लॉस 210, बाइंग का लेवल है 240 से 250 के बीच में, तो मतलब 245 के आसपास आप यूं समझ लें कि इसके बाइंग का लेवल आएगा तब एंट्री करें। 210 के स्टॉप लॉस के साथ में 290 से 350 तक के टारगेट्स के लिए इसको लिया जाता है। स्टॉक का साथ मैं और एक बात आपको बता देता हूँ, ये जो पैटर्न बनाते हैं ना ये जो स्टॉक, और उसके साथ अगर फंडामेंटली अच्छा हो, क्या होता है क्या पता, नेक्स्ट
एटीजीएल हो जाए, अदानी गैस हो जाए, बिकॉज हमने अदानी गैस को देखा था 200-300 भाव में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 1600-1700 हाई लगाया था। फिलहाल अभी अदानी ग्रुप में थोड़ा खराब न्यूज चल रहा है, इस वजह से नीचे आया, लेकिन यही वाला सेम पैटर्न फंडामेंटल अच्छा है। क्या पता आज 200-300 का भाव है, कमिंग 2 से 4 महीने पे 500-700-800 भी हो सकता है। तो हमें जस्ट ट्रेंड को फॉलो करके पैसा बनाना है। ठीक है, ट्रेंड को फॉलो करके पैसा बनाना है, ये राय है। और दोनों इंटरेस्टिंग कॉल्स हैं, जीएससीएल सीमेंट्स और बीसीएल इंडस्ट्रीज। ठीक है प्रदीप जी, कुछ एक सवाल ले सकते हैं? यस डेफिनेटली सर, श्योर। ठीक है, हमारे एक दर्शक हैं किटी मल्होत्रा जी, उनका सवाल है तांडला पर। सर टांडला सॉल्यूशन जो है, हमने देखा कि ऑलमोस्ट 30-35 से कितना हाई लगा के कंपनी ऊपर में एकदम 1000 का लेवल में आया। उसके बाद अभी कंपनी ट्रेड कर रहा है 800 पे, और मेरा मानना है ये सर कि एक छोटा सा जो स्टॉप लॉस मैं दूंगा, 804 चल रहा है, यहाँ से हमें 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 750-745 का एक जोन में। अगर वो ब्रेक करता है कंपनी में हमें रहना नहीं है, बिकॉज टांडला ऑलरेडी 35-36 से एक तरफा 6 महीने में ऑलमोस्ट 1000 हो गया, 1000 का भाव हो गया एक साल में लास्ट जो मूवमेंट आया था 6 मंथ पे। और मुझे आज भी याद है, बहुत सारे लोगों ने हमको बोला था, हमने भी इसको 120 के लेवल में एंट्री कराया था, और ऑलमोस्ट हमने 900-950 के जोन में इसको एग्जिट करा दिया। तो टालना में क्या करना है सर, फ्रेश एंट्री तो है, जिनका अभी एंट्री है उनको 750 तक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, बिकॉज स्टॉक इतना चल गया है, और स्टॉक का जो फंडामेंटल है, कंपनी अभी ओवर वैल्यू, मुझे फंडामेंटल टेक्निकल दोनों तरफ से दिख रहा है। क्या पता कंपनी अगर जो सपोर्ट हो रहा है उसको तोड़ के फिर से 200-300 भाव भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो हमें क्या करना है, हमें ऊपर स्टॉक को 750 के जोन में मेंटेन करना है। ठीक है, ये राय है तांडला पर प्रदीप जी की। प्रदीप जी, एक जल्दी कुछ सवाल ले लेते हैं, क्योंकि काफी सारे दर्शकों के सवाल हैं और मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं कोई भी सवाल। एक फ्लेक्स फूड्स पर एक सवाल है शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, इनकी 100 रुपए की एक खरीदी है। सर एक्सपोर्ट अभी 114 चल रहा है, एंड नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा 126, एंड उसके बाद रहेगा 150, लेकिन हमें एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस का जो रहेगा 96 ब्रेकआउट है, चार्ट में होल्ड कर सकते हैं, अच्छा चार्ट है। ठीक है, एग्जिट कहाँ पे लेना है? 100 रुपए की खरीद है, 100 रुपए की खरीद है, मुझे लगता है कि 125-26 में तो आ ही जाएगा। हमें एग्जिट ऐसे नहीं करना है, एग्जिट का एक स्टाइल मैं हमेशा से बोलता हूँ कि सर हमें ना क्या करना है, फॉलो करना है डेली कैंडल्स। लास्ट 2 दिन में स्टॉक मैक्स टू मैक्स बढ़ा है, तो अभी जो चार्ट है फिलहाल, एक तो आप एक 5 में स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको होल्ड कर सकते हो। मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने पे स्टॉक 135-140 आ सकता है। ठीक है, विश्वजीत दास जी कह रहे हैं कि एक बार स्टोव क्राफ्ट को देखिए। स्टोव क्राफ्ट किस इंडस्ट्री में है सर, आपको पता है किस सेक्टर में? नहीं सर, थोड़ा स्पेलिंग बता दीजिए। STOVE, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस और उस तरीके की चीजें बनाता है। STOVE, स्टोव क्राफ्ट, KRAFT। आपका सर चार्ट ज्यादा अवेलेबल नहीं है, बट जितना भी चार्ट है मुझे लगता है अभी भी स्टॉक सेम है, हायर हाई मेंटेन कर रहा है। और एक जो मैं अभी इसका स्टॉप लॉस बताना चाहूंगा, मैं एक चीज इंटरेस्टिंग आपको बता देता हूँ चार्ट के अंदर। स्टॉक ने क्या किया, लास्ट 2 घंटे का चार्ट 550 से कभी ब्रेक नहीं किया। लास्ट 2 घंटे का चार्ट सर 550 से कभी ब्रेक नहीं किया। फिलहाल अभी हाई लगता है रिसेंटली 780, अभी चलते हैं 750। तो मुझे लगता है स्टॉक एक बार रिट्रेसमेंट पे आ सकता है। रिट्रेसमेंट का जोन होना चाहिए 690 टू 700 का जोन में। यहाँ से स्टॉक अगर नीचे आए तो फिर से एक बार एक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉक का ओवरऑल ठीक है। ठीक है, पार्थो चैटर्जी जी का एक सवाल है, कह रहे हैं कि कौन सा बेस्ट रिकमेंडेड सीमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टॉक होगा जो कि लॉकडाउन हटने के चलते या अनलॉक का जो थीम जिसको बोल रहे हैं हम लोग, उसके चलते सबसे ज्यादा फायदा जिसको मिलेगा, सीमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर में? सर मुझे लगता है कि सीमेंट तो ऑलरेडी चल गया है, लेकिन हमें स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहिए। अगर मैं सेक्टर का बात बताऊंगा कि कौन सा सेक्टर अनलॉक होने वाला है, तो मेरा ख्याल से सर निफ्टी इंफ्रा, बिकॉज मैंने लास्ट भी आपका शो में जब बताया था निफ्टी इंफ्रा 13 सालों का ब्रेकआउट है, रिट्रेसमेंट है, फिर से 13 सालों के बाद ब्रेकआउट चल रहा है। तो निफ्टी इंफ्रा के अंदर जितने कंपनीज है, वो कंपनीज आपको जो भी कंपनी अच्छा लगता है, बिकॉज मैं निफ्टी इंफ्रा के अंदर पर्सनली कोई कंपनी को चूज नहीं किया, इसीलिए मैंने निफ्टी इंफ्रा 20 बताया था पिछले वीक। तो मेरा रिकमेंडेशन वही रहेगा कि जब तक लॉकडाउन, और फिलहाल सर हमें लगता है कि लॉकडाउन रुकने के बाद सब कुछ चलेगा, लेकिन अभी लॉकडाउन का कोई इफेक्ट मार्केट पे है ही नहीं।
बिकॉज मार्केट ऑलरेडी फ्यूचर को डिस्काउंट करके ही चलता है। तो मेरा मानना है कि निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स चल सकता है, इंफ्रा स्टॉक बहुत जबरदस्त चलेगा। अभी जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा, फार्मा चला, थोड़ा बहुत एफएमसीजी चला, बैंकिंग चला, लेकिन इंफ्रा अभी चला नहीं, तो इंफ्रा सेक्टर से जबरदस्त चलेगा। ठीक है, एक नई लिस्टिंग थी प्रदीप जी होम फर्स्ट की, आपने ट्रैक किया है क्या? विशाल गोगिया जी हमारे एक दर्शक हैं, पूछ रहे हैं कि अगर उसके बारे में कुछ जानते हो तो। होम फर्स्ट सर, होम फर्स्ट जो है अभी ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस बना है, हमने देखा 530 527 के आसपास चल रहा है ऑलरेडी। 570 के आसपास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, एंड चार्ट में इतना ज्यादा खास कुछ है नहीं। एक चीज न्यू लिस्टिंग है, न्यू चार्ट है, मैं बता देता हूँ हमें क्या मेंटेन करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बिकॉज व्हेन यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि भाई आपका स्टॉप लॉस क्या है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन करते हो, क्या पता यस बैंक जैसा हो जाए, क्या पता डीएचएफएल जैसा हो जाए, क्या पता आरकॉम हो जाए। तो इसीलिए न्यू लिस्टिंग है, बस कंपनी का डेटा मेरे पास अभी ज्यादा नहीं है, मैं सिर्फ एक स्टॉक स्टिक एक स्टॉप लॉस बताऊंगा। तो स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है अभी 527 चल रहा है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ सर 490 के आसपास हमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 490 अगर कभी ट्रिगर हुआ तो स्टॉक से हमें निकलना चाहिए, छोटा जो भी लॉस होगा हमें निकलना ही चाहिए। बिकॉज स्टॉक मार्केट पे बीएसई पे एनएसई पे ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा स्टॉक लिस्टेड है, और उसमें हम सीख होके काम कर सकते हो। अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो मुझे लगता है एकदम 650 के ऊपर जाए उसके बाद ही फ्रेश एंट्री लेना है, उससे पहले लेना नहीं है। बिकॉज सर मैं 650 का जोन क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज हमने ये देखा जब जब कोई भी स्टॉक आईपीओ नया आता है, आज मुझे याद है आज से 4 से 5 साल पहले एक कोचिन शिपयार्ड करके एक स्टॉक है लिस्टेड हुआ था, तो अभी जो लिस्टेड जिस प्राइस में हुआ था उसके बाद उस प्राइस के ऊपर कभी गया ही नहीं। तो रिसेंटली हमने क्या देखा, एंजल ब्रोकिंग का लिस्टिंग हुआ था। एंजल ब्रोकिंग में क्या हुआ था सर, एंजल ब्रोकिंग का भी जब लिस्टिंग आया था, लिस्टिंग होने के बाद एंजल ब्रोकिंग नीचे आया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने देखा एंजल ब्रोकिंग में नीचे आने के बाद जैसे ही उसका हाई क्रॉस किया उसके बाद एंजल ब्रोकिंग 300 से 800 क्रॉस कर गया। तो मेरा मानना है ये जो होम पास जिन्होंने किसी भी सवाल किया बहुत ही बढ़िया सवाल किया, तो सर आप स्ट्रिक्टली 490 का स्टॉप करें। ठीक है, तो ये राय है विनोद गोगिया जी आपके लिए होम फर्स्ट पे। ठीक है, शास्त्री जी का एक सवाल है, हरक्यूलिस होस्ट पे होल्डिंग है 150 रुपए के आसपास, किन लेवल्स पे निकलना चाहिए? ओके, हरक्यूलिस होस्ट 160 पे चल रहा है। स्टॉक का जो चार्ट है, चार्ट में ब्रेकआउट है, एंड क्लास पॉइंट क्या है, कोरोना का टॉप के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हायर है कंटिन्यूअसली लगा रहा है, रिट्रेसमेंट के ऊपर है। तो ऊपर में जो पहला टारगेट मुझे दिख रहा है कि पहला 170 एंड उसके बाद 190 जा सकता है। हमें स्टॉक को क्या करना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 135 के आसपास। स्टॉक चल सकता है, चार्ट बहुत ही अच्छा है, जिन्होंने क्वेश्चन किया बहुत ही अच्छा चार्ट है, चल सकता है स्टॉक। ठीक है, ग्रेफाइट इंडस्ट्रीज को देख लीजिए एक बार। ग्रेफाइट इंडिया को, ग्रेफाइट इंडिया सर जो है रिसेंटली इसका जो पैटर्न टारगेट होना चाहिए था उसने कंप्लीट किया पैटर्न टारगेट, ऑलमोस्ट स्टॉक 300 से 600 हो गया और इसके आसपास ही रेजिस्टेंस है। और सर मैं हमेशा बताता हूँ कि रेजिस्टेंस पे आसपास हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऑलमोस्ट 2018 का जो हाई था उसी के जोन से जो नीचे आया था स्टॉक, उसी के जोन में फिर से एक हमें सेलिंग प्रेशर दिखा है स्टॉक में, अभी चल रहा है 645। मेरा मानना है स्टॉक में एक बार हमें 560 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कभी भी एक ब्रेक करता है तो हमें निकलना चाहिए। फिलहाल स्टॉक आप होल्ड कर सकते हो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस देख। फिलहाल स्टॉक में ऐसा नहीं कि कभी चलेगा, एक दो हफ्ता एक दो महीने में चलेगा, ऐसा नहीं है। स्टॉक को आपको टाइम देना होगा। ठीक है, जैसे सवाल बहुत सारे हैं लेकिन अभी मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन इसको अभी हम लेते रहेंगे। तो सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सवाल भेजते रहिए। अभी थोड़ी देर में एक छोटा सा ब्रेक लेकर के हम जाएंगे क्रिप्टो पे, और उसके बाद वापस आएंगे शेयर बाजार पे, फिर बात करेंगे। तो आपके सवाल जरूर लिए जाएंगे एक थोड़ी देर बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये इंटरेस्टिंग जानकारी देने के लिए, और नई रिकमेंडेशन जो आपने दी हैं, जीएससीएल सीमेंट्स और बीसीएल इंडिया दोनों इंटरेस्टिंग हैं, दोनों पे हम नजर रखेंगे। और जो आपने सवालों के जवाब दिए हमारे दर्शकों को, सबके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।